अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्यूबर कोड। मैं आपका टीचर शहबाज अलवी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट की सीरीज़, जिसमें आप सीखेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। बाकायदा स्टार्ट करने से पहले हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं HTML का, CSS का और जावास्क्रिप्ट का। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टेक्नोलॉजीज़? अगर हम HTML की बात करें तो HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। बेसिकली जितनी भी वेबसाइट आप देखते हैं, ये तमाम वेबसाइट HTML के अंदर बनी हुई हैं, और जब आप इन वेबसाइट को ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं तो ब्राउज़र सिर्फ़ और सिर्फ HTML को अंडरस्टैंड करता है। यही वजह है कि जितने भी वेबसाइट हैं उनकी जो कोर लैंग्वेज है वो HTML ही है। उसके बाद आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो किस तरह का होगा, उसका जो लेआउट है वो पूरा जो कंट्रोल है वो हम अचीव करते हैं HTML के थ्रू। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि आपके वेब पेज का जो बिल्डिंग ब्लॉक है बेसिकली वो HTML से हम डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद जब हम CSS की बात करें तो वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए या हमारे वेब पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे अगर हम स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, फिर अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब कि हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जैसे कि मोबाइल है, टैबलेट है, उसके बाद LCD है, लैपटॉप है। तो हमारी वेबसाइट इन तमाम डिवाइसेस के अंदर एक्यूरेट ओपन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट लैपटॉप में तो एक प्रॉपर वे से ओपन हो रही है, लेकिन जैसे ही आप उसको मोबाइल में ओपन करते हैं तो उसका जो लेआउट है, उसकी जो अरेंजमेंट है वो ख़राब हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीन्स दैट कि वो तमाम डिवाइसेस के अंदर एक्यूरेट ओपन हो। उसकी वजह ये है कि तमाम डिवाइसेस के जो स्क्रीन साइज़ है वो डिफरेंट होते हैं। मोबाइल की जो स्क्रीन साइज़ है वो डिफरेंट है और जो लैपटॉप की स्क्रीन साइज़ है वो डिफरेंट है। तो हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए CSS का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बेसिकली वेब पेज का जो लुक एंड फील है, आपकी वेबसाइट दिखाई कैसे देगी, वो हम अचीव करेंगे CSS के थ्रू। जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम वेबसाइट का ब्रेन भी कहते हैं कि एक्चुअली जितनी भी फंक्शनैलिटी, जितने भी इवेंट्स आकर होंगे वो हम कंट्रोल करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है HTML का मतलब यह है कि ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन है जो आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक इंसानी ढांचा है, ये हम अचीव करते हैं HTML के थ्रू। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अपने करैक्टर को कलर्स वगैरह अप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब है सारा का सारा स्टाइल हमने अप्लाई किया है CSS के थ्रू। उसके बाद हमारा जो करैक्टर है वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है और ये हम अचीव करेंगे JS के थ्रू। लेक्चर प्लान, इस लेक्चर के अंदर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स आउटलाइंस यहाँ पे मेंशन की गई हैं। HTML5 के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे और CSS3 के कुछ टॉपिक्स हैं, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के। लेक्चर प्लान के हवाले से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ और इससे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का। बेसिकली होता ये है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की डिफरेंट सीरीज़ बना दी जाती हैं और स्टूडेंट्स जब HTML को, CSS को और जावास्क्रिप्ट को अलग अलग सीखते हैं तो बाद में वो इन तीनों लैंग्वेज से मुराद कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, CSS एक कैटेगरी स्टाइल शीट है और जो जावास्क्रिप्ट है वो प्योर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो इनको आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते, इंटीग्रेट नहीं कर पाते। वो टॉपिक वाइज तो पढ़ लेते हैं, HTML के तमाम टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, CSS के तमाम टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, लेकिन इन तमाम कंसेप्ट को यूज़ करते हुए एक रियल टाइम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है उसमें वो यूज़ नहीं कर पाते। तो हमारा जो लेक्चर प्लान ये है कि हम HTML के, CSS के और जावास्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे एक ही वीडियो के अंदर। पहले हम क्या करेंगे, इनका जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे और एट द एंड हम इन तमाम टॉपिक्स को यूज़ करते हुए एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाएंगे। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा
कि किस तरह आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करता जाऊँ, जावास्क्रिप्ट जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML को सीखना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, CSS को सीखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन मैंने इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मैं वेरी बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा। हम शुरू में जावास्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। जैसे कि आप देखें HTML के टॉपिक्स ज़्यादा हैं, CSS के ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स को एक लिमिटेड रखा है। उसकी वजह ये है कि हमारे ये स्टार्टिंग की वीडियो है। जब हम एक फ्लो हमारा क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट के भी मेजर टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करना शुरू कर देंगे। तो ये था हमारा लेक्चर प्लान और इसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे अपनी डेवलपमेंट। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर हम VS कोड को डाउनलोड कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे जाएं। अगर तो आपने VS कोड को इंस्टॉल किया हुआ है तो वेल डन, और अगर आपने नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप वो वीडियो देखें। उसमें मैंने कंप्लीट VS कोड को डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना और फेमस जो पॉपुलर एक्सटेंशन थे VS कोड के लिए वो मैंने एक्सप्लेन की है। मैंने जस्ट नाम नहीं बताए, जैसे प्रीटियर है, लाइव सर्वर है, मटेरियल आइकन्स हैं। मैंने एक्चुअली विद प्रैक्टिकल इनका यूजेस बताया है कि इनका पर्पज़ क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप जाएं, पहले देखें और फिर आएँ ताकि हम बाकायदा स्टार्ट करें। लेट्स प्ले विद HTML5 और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली HTML हेडिंग के बारे में देखेंगे। उसके बाद HTML पैराग्राफ आ जाएगा, HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, HTML हॉरिजॉन्टल रूल है और HTML लाइन ब्रेक है। तो मैं जस्ट अब मूव करता हूँ VS कोड की तरफ। VS कोड को आप ओपन करें। यहाँ पे जाएंगे एक्सप्लोरर के ऊपर, Ctrl+Shift+E प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जाएंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और मैं डेस्कटॉप पे जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं वेब डेवलपमेंट। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। मेरा जो फोल्डर है वो VS कोड के अंदर ओपन हो चुका। अब मैं इस फोल्डर के अंदर मैं जितने भी फाइल्स, जितने भी फोल्डर बनाऊंगा मेरे इस फोल्डर के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम जाते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाता है पहले जो हम फाइल क्रिएट करेंगे HTML की, तो index.html। हमने इस फाइल का नाम index.html क्यों रखा, हम कोई और भी नाम रख सकते थे, लेकिन चूँकि मैंने आपकी जो ट्रेनिंग है वो इंडस्ट्रियल लेवल की करवानी है और इसलिए मैं स्क्रैच से ही वो चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम वेबसाइट क्रिएट करें तो हमें ये जो माइनर चीज़ें हैं ये हम साथ साथ ही कवर करें। एक्चुअली एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे आपके वेब पेजेस हो सकते हैं। यहाँ पे आपका index.html हो सकता है, अबाउट का पेज हो सकता है, कॉन्टैक्ट का पेज हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है, मतलब कि एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेज हो सकते हैं। अब आपके सर्वर को कैसे पता चलेगा कि उनमें से मेन पेज कौन सा है? तो जब आप फाइल का नाम index.html रख देते हैं तो सर्वर को आइडिया हो जाता है कि जिस फाइल का नाम index.html है वो हमारी मेन फाइल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट का जो मेन पेज होगा उसका नाम हम क्या रखेंगे, index.html। ओके, यहाँ पे आप आ जाएं, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क आप क्लिक करें तो हमारे पास एमिट एब्रीविएशन आ जाती है। एंटर करेंगे तो हमारे पास एक बॉयलर प्लेट आ जाएगी। ये बेसिकली HTML का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा HTML हेडिंग्स को डिस्कस करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ, डॉक टाइप HTML का मतलब ये है कि हमारे पास पहले थी HTML और अब रिसेंटली हमारे पास आ चुकी है HTML5। जब आप ये वाला टैग यूज़ करते हैं
डॉक टाइप HTML, तो इसका मतलब है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML5 का है। हम किसको बता रहे हैं? हम ब्राउज़र को बता रहे हैं। बेसिकली हमारी जो वेबसाइट है वो ब्राउज़र के अंदर ओपन होगी, तो हम ब्राउज़र को बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट आया है ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं HTML लैंग्वेज इंग्लिश, अगर आपकी वेबसाइट इंग्लिश में आप डिज़ाइन कर रहे हैं, ज़ाहिर है ना, ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट है वो किस कंट्री से है। तो अगर तो आपकी वेबसाइट प्योर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है तो यहाँ पे अगर आप उसको मेंशन कर देते हैं तो जो ब्राउज़र है उसके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है और उसको लगता है कि मैंने इस वेबसाइट को किसी और लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट नहीं करना। उसके बाद जब हम हेड की बात करें तो हेड क्या है? बेसिकली यहाँ पे आप मेटा डाटा लिखते हैं। मेटा डाटा का मतलब कि डाटा अबाउट डाटा, हमारी जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मिसाल के तौर पे पहला जो मेटा टैग है इसमें बताया गया है कि हमारी जो कोडिंग स्कीम है वो क्या है? UTF-8 है। जैसे हमारे पास ASCII कोड भी है, डाटा को स्टोर करने का जो बाकायदा हमारे पास स्कीम जो होती है, ठीक है। इस तरह जो UTF-8 है वो हम कोडिंग स्कीम हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है मेटा नेम व्यू पोर्ट। आप जब वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो आपने ये जो टैग है वो लाजमन यूज़ करना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या लिखा होगा जी कि नेम व्यू पोर्ट और उसके बाद आ जाता है कंटेंट विथ डिवाइस विथ। होगा ये कि हमारी वेबसाइट जिस भी डिवाइस में ओपन होगी, चाहे मोबाइल है, चाहे लैपटॉप है, चाहे आपका मिनी पैड है, तो वो क्या करेगा? उस डिवाइस की जो स्क्रीन साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मोबाइल में हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है तो वेबसाइट का जो लेआउट है वो मोबाइल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और अगर आप उसको लैपटॉप के अंदर ओपन करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम टाइटल डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का टाइटल वो आएगा, तो हम यहाँ पे टाइटल हम चेंज कर लेते हैं। टाइटल हमारा आएगा HTML हेडिंग्स। ये हमारे पास हेड सेक्शन आ गया। उसके बाद आ जाता है आपके पास बॉडी। एक्चुअली आपने जो कोड लिखना है वो आपने यहाँ पे लिखना है बॉडी के दरमियान। ये हमारे पास ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है। आप जो भी कोड लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद HTML ओपन किया और हमने HTML को क्लोज कर दिया। बेसिकली जो HTML है वो एक रूट एलिमेंट है। आपने जो भी कोड लिखना है HTML का वो HTML के बिटवीन लिखना है। अब यहाँ से हम प्रॉपर स्टार्ट कर लेते हैं HTML हेडिंग्स। तो अगर हम देखें कि HTML हेडिंग्स है क्या, ये बेसिकली टाइटल्स हैं और सब टाइटल्स हैं जिसको आप अपने वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 डिफरेंट हेडिंग्स टैग्स हैं, H1 से लेके H6 तक। तो अगर जो H1 है वो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग है और जो H6 है वो लीस्ट इम्पोर्टेंट टैग है। यहाँ पे अगर मैं H1 एंटर करूँ तो ये हमारे पास आ जाता है, ये ओपनिंग टैग आ गया और ये हमारे पास आ गया क्लोजिंग टैग। इन बिटवीन हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ हेडिंग 1। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको हम बोलते हैं कंटेंट। ये आपका ओपनिंग टैग है, ये आपका क्लोजिंग टैग है और दोनों टैग के दरमियान जो हमने लिखा है वो कंटेंट है। और अगर मैं इस पूरे को रीड करूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग थी वो थी H6। एंटर किया तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी दिस इज़ हेडिंग 6। तो हम इसका इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे जी? हम यहाँ पे जाएंगे गो लाइव एक्सटेंशन के ऊपर, यहाँ पे क्लिक किया और हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। यहाँ पे दिस इज़ हेडिंग 1, दिस इज़ हेडिंग 6। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया कि जो H1 है वो लार्ज हेडिंग है और जो H6 है वो स्मॉल हेडिंग है। दोबारा VS कोड में आते हैं तो टोटल जो हमारे पास थी 6 हेडिंग्स, तो उसमें आ जाती है यहाँ पे। अच्छा, कुछ जो है मैं एमएट एब्रिवेशन भी यूज़ करूँगा इसके अंदर और उसका आपने शॉर्टकट साथ साथ यूज़ करते जाना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एमएट एब्रिवेशन यूज़ करता हूँ कि अगर मैंने H1 से लेके
H6 तक हेडिंग्स को एंटर करना हो, अपनी वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले करवाना हो, तो हम क्या करेंगे, आपने H प्रेस करना है, उसके बाद डॉलर का साइन और फिर आप मल्टीप्लाई करें। कितनी हेडिंग्स आप लेके आना चाह रहे हैं, 6, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद आपने उनके दरमियान कंटेंट भी लिखना है, तो आप क्या लिखें, ये कर्ली ब्रैकेट लगाएं और उसके अंदर आप लिख लें दिस इज हेडिंग। अब यहाँ पे मैं डॉलर साइन यूज़ कर लूँगा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर। तो ये देखिए हमारे पास H1 टैग, H2, H3, H4, H5 और H6 टैग आ चुका है। हम यहाँ पे जाके दोबारा से चेक करते हैं हमारी वेबसाइट को, तो यहाँ पे जनाब वाला हमारे पास दिस इज़ हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमारे पास टोटल हेडिंग्स हैं HTML के अंदर। उसके बाद बेसिकली जब आप हेडिंग यूज़ करते हैं तो आपका जो ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली एक वाइट स्पेस ऐड कर देता है हेडिंग से पहले और हेडिंग के बाद। अब यहाँ पे जो मैंने टैग यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया ब्राउज़र ने, यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया और यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिए। बाद में हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि वाई हेडिंग्स इम्पोर्टेंट, हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली सर्च इंजन जो है वो हेडिंग को यूज़ करता है आपके कंटेंट को इंडेक्स करने के लिए, आपके वेब पेज को इंडेक्स करने के लिए। इन अदर वर्ड्स मैं कहता हूँ कि वेबसाइट की एसईओ के लिए, एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने वेबसाइट की एसईओ को बेहतर करना है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो आप क्या करें कि प्रॉपर हेडिंग्स का यूज़ करें। जब आप प्रॉपर हेडिंग्स यूज़ करते हैं तो आप एसईओ अचीव कर लेते हैं। एक और चीज़ आप याद रखें कि HTML हेडिंग्स को आपने जस्ट हेडिंग के लिए यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बिग टेक्स्ट चाहिए या लार्ज टेक्स्ट चाहिए तो आपने H1 यूज़ कर लिया, और अगर आपको स्मॉल चाहिए तो आपने H6 यूज़ कर लेना है। ये हरगिज़ नहीं है, इसका ताल्लुक लार्ज टेक्स्ट या स्मॉल टेक्स्ट से नहीं है। बेसिकली जब आप एक ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं, एक पोस्ट आप लिखते हैं, उस पोस्ट के अंदर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको आपने हेडिंग 1 देनी है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप कोई पेपर करते हैं और उस समय जो हेडिंग आ रही होती है मार्कर के साथ आप बाकायदा हेडिंग देते हैं, तो पूरा का पूरा पेपर आप मार्कर के साथ नहीं करते, बल्कि आपके पास पॉइंटर होता है। इसका मतलब है कि जब हम वेबसाइट के लिए एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो हमने करना क्या है, H1 हेडिंग को यूज़ करना है। फिर अगर हमने सब हेडिंग की बात करें तो हमारे पास H2, H3 सब हेडिंग्स आ जाती हैं। उसके बाद H4, H5 और H6 जो है वो डिफरेंट सेक्शन के अंदर हम बतौर हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। द मेन कीवर्ड ऑफ द होल कंटेंट ऑफ अ वेब पेज शुड बी डिस्प्ले बाय H1। इसका मतलब ये है आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है उसका जो मेन हेडिंग है वो आपने H1 से देनी है। आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसका जो टाइटल है वो आप किससे देंगे, H1 से देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगर यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें देखना चाहते हैं। बेसिकली एक मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक हायरार्की स्ट्रक्चर होते हैं। जब आप एक ब्लॉग वेबसाइट लिखें तो उसके अंदर आपने H1 से लेके H6 तक जो हेडिंग्स हैं उनको लाजमन यूज़ करें। इसको कहते हैं टॉप डाउन हायरार्की। अगर आप इसमें से कोई टैग मिस कर देते हैं तो बेसिकली आपका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है, तो इसको आप SEO फ्रेंडली नहीं कह सकते। अब इसको हम जो प्रैक्टिकली अचीव करेंगे कि बेसिकली कैसे हम एक ही पोस्ट के अंदर H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद मैं थोड़ा सा और बात करता चलूँ इसके ऊपर कि बेसिकली 2 मेन रीज़न हैं HTML हेडिंग को यूज़ करने के लिए। आप ये कह लें कि ये सुपर इम्पोर्टेंट है फॉर SEO। पहला ये है कि आपने पेज का स्ट्रक्चर और उसकी जो रीडेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है कि जब वो सर्च इंजन इंडेक्स करे तो वो इजीली देख ले कि हमारी हेडिंग 1 क्या है, हेडिंग 2 क्या है, हेडिंग 3 क्या है। उसके बाद हमारे जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप हाईलाइट करते हैं। कीवर्ड से आप जानते होंगे जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप पोस्ट
अपलोड करते हैं तो आप हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जब आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं किसी भी वर्ड से, तो वो बेसिकली क्या है, कीवर्ड्स हैं। तो जिस कीवर्ड से लोग सर्चिंग कर रहे हैं, अगर वही कीवर्ड अगर हमने अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर एज ए हेडिंग यूज़ किए हैं तो लाजमन हमारी जो वेबसाइट है वो इंडेक्स होके सबसे टॉप पे आएगी, फर्स्ट पेज पे आ सकती है। तो यहाँ पे हम एक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट ब्लॉग लिखते हैं और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि H1 से लेके H6 तक टैग को आपने यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ और एक्चुअली हम क्या करेंगे, हेडिंग को यूज़ करते हुए आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस क्या करना है कि हमने एक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखना है, या आप ये कह लें कि ब्लॉग पोस्ट लिखनी है किसी भी वेबसाइट के लिए यूजिंग दीज हेडिंग्स। तो यहाँ पे मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास है हाउ टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो हम ये जो ब्लॉग पोस्ट है लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी और VS कोड के अंदर आके यहाँ पे हम H1 टैग यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम हेडिंग दे देते हैं हाउ टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारी जो है ना हेडिंग 1 आ चुकी है। एक्चुअली ये जो डॉक्यूमेंट है, ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, फ्रंट एंड डेवलपर से रिलेटेड। इसका मतलब है ये जो हमारी है ये हमारी मेन हेडिंग है, तो इसको हम लिखेंगे H1 के अंदर। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है टेक्स्ट, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे आप क्या यूज़ करेंगे, एक पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे। P एंटर करें और P टैग को यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए, तो इसके अंदर मैं ये मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पे जाएं, वाई बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो ये हमारी हेडिंग 2 नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज अ फ्रंट डेवलपर डू। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपनी H2 रख लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आके हमने H2 टैग यूज़ कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, ये टेक्स्ट चाहिए और मैं इस टेक्स्ट को करता हूँ कॉपी यहाँ तक। यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एक पैराग्राफ के अंदर, P टैग के अंदर, कंट्रोल V कर दिया। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये भी है द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड, और मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर ही मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V। और इसकी जो अरेंजमेंट है वो टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करना है वो हम बाद में कर लेते हैं, जस्ट आप पहले आप कॉपी पेस्ट कर लें। उसके बाद वेयर डू आई स्टार्ट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप क्या करते हैं, इससे को हम यूज़ कर लेते हैं, हम H1 यूज़ कर चुके हैं, H2 हम यूज़ कर चुके हैं और उसके बाद हमारे पास आ जाती है H3। अच्छा, एक बात याद रखें, जब आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर H1 टैग को यूज़ कर लिया है तो आप दोबारा उसको यूज़ ना करें। एक डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो एक ही होता है, उसकी जो मेन हेडिंग है वो एक ही होती है, एक से ज़्यादा मेन हेडिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया H3 टैग और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे हमारे पास आ रहा है जी ये इतना सा टेक्स्ट आएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ P टैग के अंदर। उसके बाद हमारे पास ये बेसिकली एक लिस्ट है 1 2 3, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं और यहाँ पे जाएंगे और इसी पैराग्राफ के अंदर ही हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं OL, और उसके अंदर हमें कितने LI चाहिए, 3 चाहिए। बेसिकली हम जो HTML लिस्ट है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट मुझे यहाँ पे ज़रूरत है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। हमें 3 चाहिए, मैं एंटर करता हूँ तो बेसिकली मेरे पास एक ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी
और यहाँ पे लिस्ट आइटम मैं मेंशन करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा इसको, ये वाला मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं फर्स्ट एल आई के अंदर कॉपी कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से दूसरा आइटम कॉपी किया, और उसके बाद हम तीसरे को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल। ओके, इतना हम कर चुके हैं। और उसके बाद अगर हम इसको भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर लें, कंट्रोल सी करें, और इसको हम यहाँ पे जाके पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है, लर्न एंड प्रैक्टिस जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस फ्रेमवर्क, तो ये भी हमारी एक हेडिंग हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं और मैं इसको अपनी हेडिंग बना लेता हूँ। कौन सी हेडिंग हम यूज़ कर चुके हैं, H3। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, पैराग्राफ के बाद H4 यूज़ करेंगे। एंटर किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये वाली हेडिंग। और इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हमारे पास आ रही है अनऑर्डर लिस्ट आ रही है बेसिकली। तो अनऑर्डर जो लिस्ट है वो हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है हमें एक लिस्ट चाहिए अनऑर्डर, और उसके अंदर मुझे 5 आइटम चाहिए। तो यूएल और उसके बाद मुझे एल आई चाहिए, और कितने चाहिए, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5। एंटर किया तो ये बेसिकली हमारे पास 5 लिस्ट आइटम आ चुके हैं। तो मैं यहाँ से 1 बाय 1 इनको कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सास, इसको नेक्स्ट में हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद जे क्यूरी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रिएक्ट, और यहाँ पे हम कर देते हैं रिएक्ट को पेस्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वर्जन कंट्रोल्ड विद गेट। ओके जी, और यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, एक और आ गया रेलेवेंट स्किल्स, कि बेसिकली आपको क्या क्या स्किल आनी चाहिए। तो मेन ये भी हमारी एक हेडिंग बनती है। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और मैं कितने हेडिंग यूज़ कर चुका हूँ, H4। इसका मतलब अब मैं क्या यूज़ करूँगा, H5 यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं लिख लूँगा रेलेवेंट स्किल्स। तो अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, बेसिकली ये भी एक अनऑर्डर लिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, और पहले हम देख लेते हैं कि हमें कितने आइटम चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें क्या चाहिए, यूएल के अंदर हम एल आई बनाएंगे, कितने बनाएंगे, हम 6 बनाएंगे। एंटर किया तो हमारे पास ये आइटम्स आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। पहले मैं इसको भी कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे जाके हम एक पी टैग यूज़ कर लेते हैं, और मैं ये मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी पैराग्राफ के अंदर ही बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो आपके यूएल है, मैं जस्ट आल्ट प्रेस कर रहा हूँ और एरो अप करूँगा, और यहाँ पे बेसिकली मेरा जो कोड है वो पैराग्राफ के अंदर आ चुका है। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे आइटम्स हैं इनको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आके हम 1 पे 1 पेस्ट करते हैं। ग्राफिकल डिज़ाइन, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी आ जाएगा, हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं,
और टाइपोग्राफी के बाद हमारे पास कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, एसईओ, तो कंट्रोल सी और VS कोड के जा के हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हो चुकी है। हमने H6 भी यूज़ करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक शुरू में हमने एक हेडिंग छोड़ी थी, वाई बिकम आ फ्रंट एंड डेवलपर, तो हम क्या करते हैं, इसको हम यूज़ कर लेते हैं एज ए H6। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं यूज़ करता हूँ H6, कंट्रोल भी किया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे क्या, ये वाला कोड टेक्स्ट। यहाँ पे आए और हमने इसको कंट्रोल V कर लिया। अब कंट्रोल S करें। अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद किससे, प्रिंटर से, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा पूरा जो कोड है वो उसने बेहतरीन तरीके से फॉर्मेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि इसका बेसिकली जो इम्पेक्ट है वो क्या है। हमने जो ब्लॉग वेबसाइट बनाई है, एक ब्लॉग पोस्ट आपने बनाई है, वो कैसे दिखाई देती है। तो जस्ट हम जाएंगे यहाँ पे, तो ये जनाबे वाला हमने जो भी कोड लिखा वो एक बेहतरीन तरीके के अंदर यहाँ पे हमारे पास आ चुका। अब आपने इस हायरार्की को चेक करना है। एक्चुअली इतनी प्रैक्टिस करने का पर्पज़ ये था कि आप समझ सकें कि ये जो HTML की हेडिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बात याद रखें, आज की जो मॉडर्न डेवलपमेंट है उसमें ये कहा जाता है कि आप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट आप कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करें कि आपके साथ साथ ही SEO होती जाए। ऐसा नहीं कि जब आप वेबसाइट बना लें तो उसके बाद आपको जो है ना वो मुकम्मल उसकी SEO करनी पड़े। SEO हम वेबसाइट के बाद ही करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट भी कुछ ऐसी टूल्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं कि अगर आप वो फॉलो करें तो SEO के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अब यहाँ पे अगर मैं इस ब्लॉग पोस्ट को देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास इस पूरे डॉक्यूमेंट का जो मेन टाइटल है वो हमारे पास ये है, हाउ टू बिकम आ फ्रंट एंड डेवलपर। उसके बाद हमारे पास उसके बाद फिर ये पैराग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है H2 कि व्हाट डज अ फ्रंट एंड डेवलपर। उसके बाद हमारे पास H3 आएगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो H4 आ रहा है, उसके बाद H5 आ रहा है, उसके बाद H6 आ रहा है। तो मैं इसी हायरार्की की बात कर रहा था कि अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हुए हायरार्की को फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपकी जो पोस्ट है वो SEO फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पोस्ट है वो पसंद आई होगी। आप भी इसी तरह की ब्लॉग पोस्ट आप लिखें, प्रैक्टिस करें, आपको आइडिया हो कि आपने किसको H1 देना है, किसको H2 देना है। इट्स अप टू यू। आप देखेंगे डिपेंड्स ऑन कंटेंट कि आपका कंटेंट किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग आपने हेडिंग्स देनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इसके अलावा हमारे पास आ जाती है HTML पैराग्राफ। वो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं पैराग्राफ को, लेकिन कुछ बातें हैं पैराग्राफ से रिलेटेड जो हम करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक अलग से फ़ाइल क्रिएट कर लूँ, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं पैराग्राफ.html। हमने न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। यहाँ पे टाइटल में हम लिखते थे HTML पैराग्राफ। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम P टैग यूज़ करते हैं। एंटर किया तो हमारे पास आ गया, हम लिख सकते हैं जी कि दिस इज़ पैराग्राफ। ओके, कंट्रोल S किया और यहाँ पे मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो मेरे पास आ गया दिस इज़ पैराग्राफ। ओके, बेसिकली a paragraph always start on a new line and is usually a block of a text। आप जितने भी पैराग्राफ यूज़ करते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ यूज़ करता हूँ, दिस इज़
पैराग्राफ 2 एंटर किया तो यहाँ पे आप जाएं, हमारे पास दिस इज पैराग्राफ 2 आ चुका। इसका मतलब है जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं तो वो न्यू लाइन से शुरू होता है। उसके बाद जो हमारा ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है या जो लाइन होती है जब आपका पेज डिस्प्ले होता है तो उसको रिमूव कर देता है। लेकिन हेडिंग के केस में क्या था कि वाइट स्पेस को ऐड कर देता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे वो क्या करता है कि वो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस को ऐड नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, HTML हॉरिजॉन्टल रूल, और हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे आपने HR लिखना है और एंटर करना है। तो हमारे पास ये होता है कि अगर आपने एक ब्रेक, एक सेपरेट कंटेंट करना हो, आपकी वेबसाइट है उस पर आपने कंटेंट लिखा है और उस कंटेंट को आप सेपरेट करना चाहते हैं, दरमियान में एक लाइन लेके आना चाहते हैं, तो हम कैसे लेके आएंगे कि यहाँ पे आप HR टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए हमारे पास एक लाइन लग चुकी है। इसको हम बोलते हैं HTML हॉरिजॉन्टल रूल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइन ब्रेक। अब लाइन ब्रेक का मतलब यह है कि अगर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ और पैराग्राफ के अंदर दिस इज़ आ प्रो वेब डेवलपमेंट series in which you will learn HTML, CSS and JavaScript। ओके, एंटर किया। अगर मैं चाहता हूं कि अभी हम इसके आउटपुट देखते हैं और यहाँ पे जाके आप आउटपुट देख लें, ये हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। अब मैं यहाँ में चाहता हूँ कि यहाँ से जो लाइन है वो नीचे आ जाए, मतलब कि मैं लाइन को ब्रेक करना चाह रहा हूँ, ये यहाँ तक लिखा जाए, उसके बाद इससे जो आगे आ रहा है इन विच यू विल लर्न HTML CSS, तो ये इसके नीचे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे BR टैग यूज़ करेंगे, HTML लाइन ब्रेक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इधर हम यूज़ करेंगे BR टैग। ओके जी, तो हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। ये देखिए जी, इसका मतलब आपने अगर पैराग्राफ को ब्रेक करना है, लाइन को ब्रेक करना है, तो हम BR टैग से उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है जी, पोएम प्रॉब्लम। पोएम प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर आप पोएम लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे सर्च कर लूँ, एक पोएम होती थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और इस पोएम को हम देखते हैं देयर इज़ नेट इशू। ओके, चले हम इसको जो है ना विदाउट इंटरनेट हम देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप आएँ और अगर मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ बेसिकली कि पी टैग मैंने यूज़ किया और यहाँ पे आके हम करते हैं जी कि दिस इज़ लेवल 1। भाई मुझे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ज़ुबानी नहीं आती। दिस इज़ लेवल 2 और फिर कहते हैं जी कि दिस इज़ लेवल 3 और दिस इज़ लेवल 4। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने लिखा है ये टेक्स्ट, सेम एज इट इज़ ही मुझे मेरी आउटपुट में मेरी वेबसाइट पे शो होना चाहिए। अगर मैं कंट्रोल S करता हूँ तो यहाँ पे आप जाएं, लेकिन उसने क्या किया जनाब वाला, तमाम टेक्स्ट को एक ही लाइन में लिख दिया। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस इज़ लेवल 1 वो फर्स्ट लाइन में आए, और दिस इज़ लेवल 2 सेकंड लाइन में आए, फिर थर्ड लाइन और फिर फोर्थ लाइन। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास एक प्री टैग होता है जिसको हम प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहते हैं, और मैं यहाँ पे जस्ट क्या चेंज करूँगा, PRE, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे PRE। तो ये प्री फॉर्मेटेड टैग है और हमने इसको सेव किया और उधर विंडो में जाकर देखते हैं। देखिए जी, तो हमारे पास जैसा हम चाहते थे वैसा ही टेक्स्ट आ गया। उसके बाद
You can write random text in HTML document using lorem. अब यहाँ पे समटाइम जब आपने एक पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे जैसे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या लिखूँ, तो जो VS कोड है वो आपको एक रैंडम टेक्स्ट का फीचर देते हैं कि आप जस्ट क्या लिखें, लॉरम, और जब जैसे आप एंटर करेंगे तो जो कुछ टेक्स्ट है वो आपको VS कोड ऑटोमेटिकली दे देगा। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है लॉरम इप्सम डॉलर सिट एमेट, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन एक रैंडम टेक्स्ट है। ओके, तो अगर आपने इस तरह का टेक्स्ट आपने लेना है तो क्या करेंगे, जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है लॉरम इप्सम, ठीक है, ये रैंडम टेक्स्ट होता है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करनी है ताकि आपकी जो डेवलपमेंट है उसकी स्पीड इनहेंस हो सके। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास HTML के कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, काफ़ी सारे हैं, और इनको हम वन बाय वन देखते हैं और फिर हम एक और प्रोजेक्ट भी बना लेंगे और उसके अंदर हम इन तमाम टैग्स को यूज़ करते हुए एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बना लेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि एक्चुअली ये जो सॉफ्टवेयर है ये जो टैग्स हैं ये यूज़ कहाँ पे होते हैं। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे एक टैग है हमारे पास बी टैग, इसको हम बोलते हैं जी बोल्ड। जब आप एक ऐसे लिख रहे होते हैं और आपने मेन हेडिंग देनी होती है तो आप मार्कर के साथ देते हैं क्योंकि आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोल्ड टैग के अंदर जब आप लिखेंगे दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं जाके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका। तो ये हम अचीव करते हैं बोल्ड टैग से। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग, भी एक हमारे पास एक टैग है और हम लिखते हैं जी कि दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट और देखते हैं जाके क्या फ़र्क है जी। अगेन वही है, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे PR टैग यूज़ करना है लाइन को ब्रेक करने के लिए। ओके, अब मैं यहाँ में देखता हूँ तो ऊपर देखें और नीचे देखें, कोई फ़र्क है? नो, देयर इज़ नो डिफरेंस। तो फिर क्यों? मैम बोल्ड टैग भी मौजूद है और जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो भी मौजूद है। एक्चुअली दोनों टैग जो हैं ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन होता ये है कि अगर आप SEO के हवाले से देखें तो हम क्या यूज़ करेंगे, बोल्ड टैग यूज़ नहीं करेंगे बल्कि स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करेंगे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग टैग का क्या मतलब? एक पैराग्राफ के अंदर अगर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको क्या करें, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख दें। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे हमारे पास अगर कोड मौजूद है ये, तो मैं क्या कहता हूँ जी, दिस इज़ अ प्रो वेब डेवलपमेंट सीरीज़। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मेंशन कर दूंगा कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो हमारा बेसिकली टैग है। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, इसको पकड़ूंगा प्रो वेब डेवलपमेंट और इसको हम कॉपी करके, सॉरी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कट करके यहाँ पर हम कर लेते हैं पेस्ट। ओके, तो एक्चुअली मुझे इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो प्रो वेब डेवलपमेंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो मैंने क्या किया, तो इसको स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख दिया। और अब यहाँ पे हम जाते हैं और इसको देखते हैं। ये देखिए जी, उसने क्या किया है, पूरे पैराग्राफ के अंदर, पूरा पैराग्राफ तो नहीं है, एक लाइन है, चलो हम इमेजिन कर लेते हैं कि पैराग्राफ है। ओके, तो उसके अंदर जो है ना हमने क्या किया, प्रो वेब डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग के अंदर लिख दिया। अच्छा, एक्चुअली ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है ये SEO के हवाले से कैसे हेल्पफुल है? बेसिकली जब आपने पैराग्राफ के अंदर इसको स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा तो बेसिकली उसने क्या किया, इसको हाईलाइट कर दिया है। और जो चीज़ें आप हाईलाइट करते हैं आपका जो सर्च इंजन है वो उसको इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करता है, आपकी वेबसाइट को, आपकी ब्लॉग पोस्ट को मज़ीद रैंक करेगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाती है अटैलिक टैग। और अटैलिक टैग का क्या मतलब है, यहाँ जस्ट आप आई एंटर करें तो हमारे पास आ जाता है अटैलिक टैग और इसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज़ अटैलिक टैग। तो यहाँ पे जाके हम इसका देखते हैं क्या आ रहा है जी, दिस इज़ अटैलिक टैग। ओके, उसके बाद
यहाँ पे एक और टैग भी मौजूद है, थोड़ा सा स्पेस दे लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक और टैग है जिसका नाम है EM, और इसके अंदर भी हम लिखते हैं जी कि दिस इज़ एम्फासाइज्ड टेक्स्ट, एंटर किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें अटैलिक के अंदर और जो EM टैग है बेसिकली उसमें कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे देखें ये दोनों सेम है, ऐसे ही है। तो जैसे हमारे पास बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेम थे, इसी तरह हमारे पास अटैलिक और EM टैग सेम है। लेकिन यहाँ पे अगेन वो चीज़ आ जाती है, रिकमेंडेड ये है कि आप कभी भी अटैलिक टैग यूज़ ना करें, आप क्या यूज़ करें, EM टैग। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी डेवलपमेंट जो है वो मज़ीद बेहतर होती जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मार्क टैग। मार्क टैग का मतलब ये है कि आप एक पैराग्राफ के अंदर किसी चीज़ को मार्क करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ ये हमारे पास एक पैराग्राफ है और ये ADP सिंह, ये पता नहीं क्या वर्ड है, तो मैं इसको मार्क करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़ करूँगा मार्क टैग मेंशन करूँगा बेसिकली। इसके अंदर हम लिख लेते हैं जी मार्क टैग, ये ओपन टैग हो गया, और यहाँ पे जाके मैं उस मार्क को क्लोज कर दूंगा। लें जी, इसका मतलब मैं इस पूरे पैराग्राफ के अंदर इसको मार्क करना चाह रहा हूँ। मार्क करने का क्या मतलब, जब आप बुक रीड करते थे तो हाइलाइटर के थ्रू जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे बेसिकली उसको आप हाईलाइट कर लेते थे। तो यहाँ पे अगर आप देखें जाके तो उसने क्या कर दिया, पूरे पैराग्राफ के अंदर उसको हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब ये हम अचीव करते हैं मार्क टैग के थ्रू। उसके बाद अगर हम टेक्स्ट को छोटा लिखना चाहते हैं स्मॉल साइज़ में, तो हमारे पास स्मॉल टैग मौजूद है। इसके अंदर हम लिखें जी दिस इज़ टू स्मॉल टेक्स्ट, चेक करते हैं जी, तो ये हमारे पास काफ़ी छोटा टेक्स्ट आ चुका। तो अगर आपने टेक्स्ट को स्मॉल लिखना है तो आप ये वाला टैग यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग हैं, इसलिए मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये जो चीज़ें हम CSS से अचीव करते हैं। अगर आपने टेक्स्ट का साइज़ कम करना है, ज़्यादा करना है, तो हम CSS अचीव करेंगे। बेसिकली इस तरह के टैग हम यूज़ नहीं करते। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंसर्टर टैग्स हैं, उसके बाद सबस्क्रिप्ट टैग्स हैं, और उसके बाद सब मतलब कि सुपर स्क्रिप्ट टैग्स हैं। इसको हम देख लेते हैं। 2 से 3 टैग रह चुके हैं, उसके बाद तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम करते ये हैं कि अगर मैं किसी चीज़ को डेल करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ के अंदर ये जो चीज़ है ये मौजूद नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके मैं एक डेल टैग यूज़ करूँगा, और यहाँ पे और यहाँ पे। तो बेसिकली होगा ये कि उसके ऊपर एक लाइन थ्रो लग जाएगी। यहाँ पे डेल आ गया, Ctrl+S किया, और जाके हम देखते हैं कि ये देखें उसने क्या किया, उस पूरे पैराग्राफ के अंदर इसके ऊपर एक लाइन लगा दी। इसका मतलब है कि हमने इस पैराग्राफ के अंदर से इस वर्ड को डिलीट कर दिया। अमूमन आपने देखा होगा कि किसी शॉपिंग सेंटर के अंदर जब आप जाते हैं तो शॉप के बाहर एक फ्लेक्स पड़ी होती है, वहाँ पे आपकी ऑफ लगी होती है कि 50% ऑफ है, और एक सूट है उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 8000 है, और उसने क्या किया होता है कि 8000 को कट करके उसके ऊपर लाइन लगा के तो एक न्यू प्राइस नीचे लिखी होती है, 4000 है या 3000 है। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं डेल टेक्स्ट बेसिकली। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक पैराग्राफ के अंदर मैं P टैग लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ H2O पानी का फार्मूला। अगर मैं Ctrl+S करता हूँ और यहाँ पे जाऊँ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 2 है बेसिकली H की बेस होता है, तो 2 तो इस तरह नहीं आता। अब इसको हमने H2O बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हम बेसिकली करेंगे ये कि ये जो 2 है इसकी दोनों साइड पे हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, सब टैग। तो यहाँ पे आ जाएगा SUB सब, और यहाँ पे भी आ जाएगा क्लोज।
ठीक है, मैं कंट्रोल एस करूं और वहाँ पे जाकर देखता हूँ तो जनाब वाला हमारे पास है H2O का फार्मूला बन चुका। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर मैं करना चाह रहा हूँ एक और चीज़ देख लेते हैं, BL लाइन यूज़ करके नीचे मैं लिखना चाहता हूँ कि 2x का स्क्वायर। तो अगर 2x का स्क्वायर हम लिखें तो ये तो 2x स्क्वायर नहीं आ रहा, देखिए आप आउटपुट चेक करें, बिल्कुल भी नहीं, ये तो 2 क्रॉस 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जो 2 है ये x की पावर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 के इर्द गिर्द हम एक टैग यूज़ करेंगे जिस टैग को हम कहते हैं SUP सब, सुपर स्क्रिप्ट टैग्स। यहाँ पे जाएं और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, कंट्रोल S किया और यहाँ पे जाके देखा तो हमारे पास है 2x का स्क्वायर आ चुका बेसिकली। ठीक है, तो ये हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स को देखा 1 बाय 1। अब आपके ज़िम्मे एक टास्क है, आप करें हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये आपका एक टास्क है। आप इसके ऊपर, जैसे हमने इसी लेक्चर के अंदर हमने एक ब्लॉग पोस्ट बनाई है हेडिंग्स को यूज़ करते हुए, इसी तरह आपने पैराग्राफ टैग्स को यूज़ करते हुए एक पोस्ट क्रिएट करनी है जिसका टाइटल जो है वो है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, और ये आपका टास्क है, लाजमी कीजिएगा और फेसबुक ग्रुप के अंदर इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, नीचे लिंक मौजूद है। उसके बाद यहाँ तक हमने HTML का जो पोर्शन कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने बेसिकली प्रोजेक्ट बनाया है उसकी जो लुक एंड फील है वेरी सिंपल। ऑल्दो ये ऑर्गेनाइज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, फील अच्छी आ रही है कि बड़ा प्रॉपर वे में हमने लिखा है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमने इसमें कलर वगैरह यूज़ करेंगे, इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, तो मतलब कि हम CSS अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारा है CSS के ऊपर। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट टॉपिक्स को यूज़ करके एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बना दूंगा। मैंने क्या किया है कि 1 बाय 1 पहले आपको एक्सप्लेन किया है और इसी तरह हम CSS के तमाम टॉपिक्स को 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम JS पे जाएंगे। जब तीनों चीज़ों के, तीनों टेक्नोलॉजीज़ के कंसेप्ट को हम कवर कर लेंगे तो फिर एट दी एंड एक शानदार सा प्रोजेक्ट बनाएंगे इसी लेक्चर के अंदर। कोई बहुत लंबी सीरीज़ हम नहीं बनाने वाले कि अगर मैंने एक ही चीज़ बनानी है तो मैं 10 वीडियोस के लिए अपलोड कर दूँ। तो एक ही वीडियो के अंदर हम इन तमाम कंसेप्ट्स को कवर करके थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस हम साथ साथ कर रहे हैं। एक चीज़ रह गई है, रियल टाइम प्रोजेक्ट, तो वो इंशाल्लाह जब हम CSS करेंगे, जो नेक्स्ट पोर्शन है, अब मैं CSS स्टार्ट करूँगा और उसके बाद आएगा जावास्क्रिप्ट। तो लेट्स प्ले विद CSS।